ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जीओसी सेकंड। अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने दो टॉपिक कवर कर लिए। पहला अपन ने आइसोमेरिज्म डिस्कस किया, जिसमें अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर बात करी। दूसरा टॉपिक अपन ने जीओसी 1 पढ़ा। ठीक है, जीओसी 1 और जीओसी 2 आपस में लिंक हैं। ठीक है, जिसने अभी तक जीओसी 1 नहीं देखा है सबसे पहले जाकर वो जीओसी 1 देखेगा, फिर जीओसी 2 पर आना है, क्योंकि जीओसी 1 जब तक समझ नहीं आएगा तब तक जीओसी 2 में समझ नहीं आने वाली है कोई भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरा लिंक होने वाला है। ठीक है, अब जीओसी सेकंड में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स नहीं पढ़ने वाले, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर वाइज नहीं पढ़ने वाले हैं कोई भी चैप्टर। ठीक है, हम यहाँ पर रिएक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। हमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करनी है। ठीक है, इन 4 केमिकल रिएक्शन को अगर डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, तो हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं या 5 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस को अपन को याद रखना पड़ता है। ठीक है, मेनली अगर बात करें तो 75% अपन को चीज़ों को याद रखना पड़ता है अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत कम कॉन्सेप्ट्स को याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिएक्शन वाइज पढ़ने वाले हैं। तो पूरे जीओसी सेकंड में अपन 4 टाइप की रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमारे पास है एडिशन रिएक्शन, दूसरी टाइप है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथा आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको यही 4 रिएक्शन हर चैप्टर में मिलती हैं, चाहे वो हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कोहल फिनोल ईथर हो या अमाइंस हो, यही 4 टाइप की रिएक्शन आपको गिवन है। करा बस इतना सा है कि हर चैप्टर में आपको ये रिएक्शन दी गई हैं। अपन क्या कर रहे हैं, उन चारों रिएक्शन को एक साथ पढ़ रहे हैं। एक साथ पढ़ने का ये कारण है कि अपन वही रिएक्शन को 4 टाइम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वही रिएक्शन अपन ने हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ी, अगर वही रिएक्शन अगर हमें अमाइंस में पढ़नी पड़ रही है, एल्डिहाइड में पढ़नी पड़ रही है, तो हमारी दुगनी मेहनत या तिगनी मेहनत हो रही है। यहाँ पर हम एक बार में ही सारी रिएक्शन को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका जो लोड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बहुत कम हो जाएगा इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो हमें मेनली 4 टाइप की रिएक्शन डिस्कस करनी है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन 4 रिएक्शन में आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो एडिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप की आती हैं। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में हम ER के नाम से जानते हैं। दूसरे हमारे पास आ रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम FAR के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम NAR के नाम से जानते हैं। तो एडिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप की, EAR, FAR एंड NAR। अब सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारे पास 3 टाइप की आती हैं। पहली टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम ESR के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास आ रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम FRSR के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम NSR के नाम से जानते हैं। आपने जब NCERT देखी होगी तो वहाँ पर आपको SN1 और SN2 रिएक्शन देखने को मिली होंगी, वो हम NSR में डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास 2 टाइप की आती है, E1 एंड E2। 2 टाइप हैं, एक E1 है और दूसरा क्या है, E2 है। ठीक है, अब फोर्थ हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें अपन कई सारे एग्जांपल्स पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के और कई सारे एग्जांपल्स अपन पढ़ते हैं रिडक्शन के। तो बस हमें 4 रिएक्शन को याद रखना है। अगर ये 4 रिएक्शन हमसे बन गई तो हमसे पूरी ऑर्गेनिक बन जाएगी। ठीक है, हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर वाइज पढ़ने के नुकसान बहुत हैं, फ़ायदे बहुत कम हैं। लेकिन अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। हम चीज़ों को बहुत कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकेंगे और भूलने की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपन अपनी पहली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन। GOC2 में सबसे पहली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है। बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हेटेरोलाइसिस भी हो सकता है और होमोलाइसिस भी हो सकता है। आप जानते हो GOC1 में आपने पढ़ा था कि अगर हेटेरोलाइसिस होगा तो कैटायन फॉर्म होगा या एनायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और होमोलाइसिस होगा तो आपका फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि ऐसी रिएक्शन, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनमें पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करे तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करे उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनमें पहला अटैक, ठीक है, अटैक जो करेगा वो अगर फ्री रेडिकल करे तो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FAR। ठीक है, अब यहां पे समझना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है, या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है। यहां पर ये एक बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये समझ आता है तो आप क्वेश्चन में देखकर ये बता सकते हो ये कौन सी रिएक्शन देने वाला है। तो इन पर बहुत फोकस होकर पढ़ना है भाई। अगर EAR की बात करें तो EAR अल्कीन देते हैं, अल्काइंस देते हैं, एल्काडाइंस देते हैं और एल्कीनाइंस देते हैं। ठीक है, कौन कौन देते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्कीन्स, अल्काइंस, एल्काडाइंस एंड अल्कीनाइंस। अब बात करते हैं NAR की, तो NAR कौन कौन देता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कुछ साइनाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की मेनली एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NAR, और एक रिएक्शन अपन साइनाइड की यहां पर भी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब FAR की बात करते हैं तो FAR कौन कौन देता है, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस FAR देती हैं, ये ध्यान रखना है। यहां पर भी ये ER भी दे रही हैं और FAR भी देती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर अभी तक अपन ने ये समझ लिया है कि हमें 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी, और अपन ने सबसे पहली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। तो एडिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप की आ रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो अपन को मेनली अभी यहां से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करना है। उससे पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में EAR के नाम से जानते हैं। अब EAR में हमें कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। मतलब अगर अल्कीन और अल्काइन गिवन है तो सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई ये ER देगा भाई, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इन जनरल जो रिएक्टिविटी होती है अल्कीन की वो ज्यादा होती है अल्काइन से टूवर्ड्स ER। मतलब अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा आ रही है अल्काइन के कंपैरिजन में टूवर्ड्स ER। ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक अल्कीन है और दूसरा अल्काइन के वन है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होंगे भाई। सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ जो नेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, तो कुछ इस तरह के हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। अल्काइन के केस में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा भाई, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और नेगेटिव पर अटैक कौन कर देगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो यहां पर एक ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट बना है भाई अटैक होने के बाद वो कौन सा स्टेबल है। यहां पर जब मैंने देखा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा था, यहां पर भी कार्बन पे आ रहा था, लेकिन ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। आप जानते हो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लेस EN पर ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर इसकी जो EN आ रही है वो कितनी आ रही है इस कार्बन की, 2.5। यहां पे कितनी आ रही है, 2.75।
यहाँ पर EN ज़्यादा है, अगर EN ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? अल्कीन वाले की। तो यहाँ पर अल्कीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ER रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा ER की रिएक्टिविटी आने वाली है। ठीक है, अब यहां पर ER की रिएक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम हो सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ER। इन्हें अरेंज करना है, अलग अलग आपको कंपाउंड्स गिवन होंगे, उन्हें आपको अरेंज करना है रिएक्टिविटी के ऑर्डर में टुवर्ड्स ER। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में मुझे गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब यहां पर एक बात साफ होनी चाहिए, ये अल्काइन है, ये दोनों अल्कीन है। तो अल्काइन की रिएक्टिविटी तो वैसे ही कम होती है अल्कीन के कंपैरिजन में, तो ये सबसे बाद में आएगा, अल्काइन वाला सबसे बाद में आएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, तो जैसे ही ये शिफ्ट करेगा भाई, ये जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को स्टेबल कौन कर रहा होगा? CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? H इफेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि H इफेक्ट I के कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि बाबा जी यहाँ तो I लग रहा है, हाँ लग रहा है, लेकिन अपन H देखेंगे ना, क्योंकि H की जो पावर है वो ज़्यादा है। H की जो पावर है वो क्या है? ज़्यादा है भाई I के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर H लग रहा है, यहाँ पर प्लस H लग रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा, इन दोनों में इसकी ज़्यादा। तो सबसे लास्ट में तो अल्काइन वाला केस आने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर आएगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन की EN ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्डेड से, तो उसकी स्टेबिलिटी तो वैसे ही कम हो गई। ठीक है, तो सबसे कम वो हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या होने वाला है, यहाँ मुझे अल्कीन गिवन है, ये भी अल्कीन गिवन है और ये भी अल्कीन गिवन है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मैं पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। नेगेटिव पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, नेगेटिव के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचना है, क्योंकि नेगेटिव पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर ही देगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस H इफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गई, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव है वो फिनाइल के साथ किस में चला गया भाई? रेजोनेंस में चला गया। फिनाइल मतलब C6H5। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ये रेजोनेंस में चला गया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो CCl3 है उसका क्या लगेगा? -I। आप जानते हो पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को पॉजिटिव वाले बढ़ाते हैं, तो एक बात तो साफ हो गई कि रेजोनेंस वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, रेजोनेंस क्या करता है? पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्लस H और -I की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर तो ये आ गए, क्योंकि प्लस की स्टेबिलिटी प्लस बढ़ाता है। तो आखिरी में कौन आएंगे? ये आ गए भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या होने वाला है, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अल्कीन गिवन है, ठीक है, उससे एक यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, उस पर CH3 कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इसमें भी कुछ इस तरह से होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पर देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव के बारे में सोचना है, क्योंकि नेगेटिव पर तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर देगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। ये वाला पार्ट बेंजीन रिंग कॉमन है, लेकिन जो ग्रुप लगाए गए हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखो ये CH3 लग रहा है, CH3 जो होगा वो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, तो इसके साथ में ये कॉन्जुगेशन में होगा, मतलब यहाँ पर इसका प्लस H लग रहा होगा। ठीक है, Cl की अगर बात करें तो ये -I लगा रहा होगा, और यहाँ पर OCH3 की बात करें तो ये +M लगा रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा? अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। तो जो NO2 होगा उसका क्या लग रहा होगा? -M लग रहा होगा। तो प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ाते हैं, और जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? M की, देन H की और देन I की। तो यहाँ पर +M लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी। देन दूसरा बात करें तो ये +H लग रहा है, तो दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, क्योंकि -I वाला इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, लेकिन -M के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम करेगा, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है भाई, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो यहाँ पर मेरे पास अल्कीन गिवन है, अल्कीन गिवन है तो होने क्या वाला है, जैसे ही ये शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे ही शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। एक बात तो कॉमन आ गई कि जो CH3 है वो तो तीनों में कॉमन है, ये CH3 कॉमन है भाई, ये वाला सब में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसको अपन को कंपेयर करना ही नहीं है, ठीक है। अब अलग क्या है, ये देखो यहाँ CH3 आ रहा है मतलब इसका प्लस H लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर OCH3 आ रहा है मतलब इसका प्लस M लग रहा है, यहाँ पर NaCH3 आ रहा है मतलब इसका भी प्लस M लग रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस M लग रहे हैं। अब बात आती है कि बाबा जी प्लस M किसका ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना यार, इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा जिसकी EN कम होगी, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से EN कम किसकी है, नाइट्रोजन की EN कम है। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आती है 3 और ऑक्सीजन की कितनी आती है 3.5, तो नाइट्रोजन की EN क्या है कम है, तो इसका प्लस M क्या जाएगा भाई ज़्यादा आ जाएगा। और जैसे ही प्लस M ज़्यादा आया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई सबसे ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर क्या ये वाला H वाला। तो आप जानते हो पावर तो M H और I की होती है, इस तरह से ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमारा जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, जिसके कारण उसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है और उसमें रिंग एक्सपांशन भी पॉसिबल है, ठीक है। एज इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन सो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांशन इज पॉसिबल। ये ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट भी होगा और रिंग एक्सपांशन भी हो सकता है। अब बात आती है कि रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा या रिंग एक्सपांशन किस तरह से होगा, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपांशन किस तरह से करेंगे। पहले अपन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं कि रीअरेंजमेंट हम किस तरह से करने वाले हैं कार्बोकेटाइन का। तो कुछ पॉइंट्स हैं जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पे होगा, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर होगा, तो उसका रीअरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट, पॉजिटिव और अनसैचुरेटेड कार्बन कैन नॉट बी रीअरेंज फर्दर, उनका रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये पॉइंट आता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो नया कार्बोकेटाइन बनने वाला है वो ज़्यादा स्टेबल बने प्रीवियस वन से। Rearrangement of carbocation is done in such a manner that newly formed carbocation is more stable than previous one, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो नया कार्बोकेटाइन बनने वाला है वो प्रीवियस वाले से ज़्यादा स्टेबल हो। नॉर्मल सी बात है ना, रीअरेंजमेंट अपन स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर जो हमारा नया कार्बोकेटाइन है वो प्रीवियस वाले से कम स्टेबल होगा तो हम रीअरेंजमेंट क्यों करेंगे यार। एक बात ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट करने के बाद जो नया केटाइन बनने वाला है वो प्रीवियस वाले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब बात आती है कि शिफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है। शिफ्टिंग ऑर्डर की अगर बात करें, नॉर्मल सी बात है, कार्बोकेटाइन को अगर, ठीक है, चार्ज कम करना है, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, तो कोई ना कोई शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। शिफ्टिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो 1 to H माइनस शिफ्ट होता है, देन PH माइनस, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में क्या आता है CH3 माइनस शिफ्ट। अब ये शिफ्टिंग किस तरह से होती है, यहाँ देखो किस तरह से अपन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कार्बोकेटाइन क्या है भाई, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है मेरे पास, और इस पर अगर बात करें तो इसका क्या लग रहा होगा, H इफेक्ट लग रहा होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अभी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन अभी कितने, यहाँ पर अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ की जगह अगर इस पर होता तो ये वाला कार्बन भी कॉन्जुगेशन में होता और ये वाला कार्बन भी कॉन्जुगेशन होता, तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाते। अब यहाँ पर देखो किस तरह से होने वाला है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसे मैं क्या बोलता हूँ, 1 नंबर देता हूँ, और उसके पास वाला कार्बन उसे मैं देता हूँ 2nd नंबर।
अब क्या होता है कि 1 to H माइनस शिफ्ट होगी। सबसे पहले ये जो H है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है और किस पर अटैक करता है, पहले वाले कार्बन पर अटैक करता है। जैसे ही ये यहां पर अटैक करेगा तो इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी थी वो तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन ये जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, तो ये जो चार्ज है वो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इसकी कमी तो फुलफिल हो गई ना, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर कमी आ गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं यहां पर 1 to H माइनस शिफ्ट करूंगा, क्या करने वाला हूं, 1 to H माइनस शिफ्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म होने वाला है, देखो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, यहां पर देखो कि कुछ इस तरह से है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुका है, ये H नेगेटिव ने यहां पर अटैक करा, इसकी कमी फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं कि ये जो नया कार्बोकेटायन बना है वो प्रीवियस वाले से स्टेबल है या नहीं। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 2 आ रहे थे। अब यहां पर देखो कि ये वाला कार्बन भी कॉन्जुगेशन मोड, ये वाला कार्बन भी कॉन्जुगेशन में, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इस वाले से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह का रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्या और ज्यादा हो सकता है, क्या और रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? अगर आप सोच रहे हो कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आता हूं तो यहां पर भी तो वही बन जाएगा, यहां पर तो वही बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, प्रीवियस वाला ही बन जाएगा, और प्रीवियस वाला तो कम स्टेबल है। इस तरह से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन भी करेंगे कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन कब पॉसिबल है, ये ध्यान रखना है। रिंग एक्सपांशन इज पॉसिबल व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एडजेसेंट आउटसाइड टू द रिंग। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर एडजेसेंट आउटसाइड टू द रिंग प्रेजेंट है तब रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है। ठीक है, और हम कुछ इस तरह से करते हैं उसे, जैसे कि अगर देखो ये 4 कार्बन की रिंग है, अगर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अपन उसे इस तरह से कर देते हैं। यहां पर क्या हो जाता है कि ये डांसिंग रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और डांसिंग रेजोनेंस वाला जो कैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, आप जानते हो, मैंने समझाया हुआ है आपको डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अब दूसरा देखो कि अगर यहां पर ये रिंग के एडजेसेंट यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रिंग एक्सपांशन, ये 4 कार्बन की रिंग थी, 5 कार्बन की रिंग में एक्सपांड हो जाएगी। यहां पर देखो ये 5 कार्बन की रिंग है, एडजेसेंट आउटसाइड टू द रिंग पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये एक्सपांड होगी और ये 6 कार्बन की रिंग में चेंज हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल अपन को याद रखने हैं, जिससे हमारा काम हो जाएगा भाई, बड़ी आसानी से हमारा काम हो जाएगा जेईई और नीट के लिए। ठीक है, तो हमें इतना सही याद रखना है रिंग एक्सपांशन में। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपांशन पर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि हमें रीअरेंजमेंट करना है और हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करना है आफ्टर शिफ्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट अगर एंड ऑल्सो फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आफ्टर शिफ्टिंग, कि किन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएं आफ्टर शिफ्टिंग। आप जानते हो शिफ्ट होगा तभी कार्बोकेटायन भाई शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उन्हें हमें रीअरेंज करना है। ये कार्बोकेटायन हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखो कि किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, H इफेक्ट लग रहा होगा। तो यहां पर इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन होगा और एक ये हाइड्रोजन होगा। मतलब यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कितने होने वाले हैं, सिर्फ 2 होने वाले हैं, ये ध्यान रखें। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठकर यहां से यहां आ जाता है तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 यहां पर, 2 यहां पर, मतलब 5 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। किसको शिफ्ट करेंगे, 1 to H माइनस हम शिफ्ट करने वाले हैं। 1 to H माइनस अपन शिफ्ट करेंगे और कुछ इस तरह से हमारे पास
रीअरेंजमेंट होकर आने वाला है कार्बोकेटाइन, कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होकर आया और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होगा यहाँ पर 5, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या और भी शिफ्ट हो सकता है क्या? अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 रहेंगे। शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई, मोस्ट स्टेबल बनना चाहिए, मतलब प्रीवियस वाले से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए, तब हम रीअरेंजमेंट करेंगे। इसके बराबर स्टेबल बन रहा है तो हम रीअरेंजमेंट क्यों करेंगे यार? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसके अल्फा हाइड्रोजन लग रहे होंगे, अल्फा एच इफेक्ट लग रहा होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अगर यहाँ पर आ जाता है तो ये इस फिनाइल के साथ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या लग रहा है, एच इफेक्ट लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। ठीक है, अगर मैं 1 to H माइनस शिफ्ट कर सकता हूँ, H है यहाँ पर 2 H हैं तो 1 to H माइनस शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर रेजोनेंस में आ जाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर ये फिनाइल के साथ किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो कि थर्ड हम किस तरह से करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस कार्बन का क्या लग रहा होगा, एच इफेक्ट लग रहा होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं यहाँ पर, तो एच प्लस एच लग रहा होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आता है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो अपन 1 to H माइनस शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हो गए। इससे ज़्यादा स्टेबल बन गया प्रीवियस वाले से। और शिफ्ट हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ की जगह अगर इस कार्बन पर आता तो ये इसके साथ रेजोनेंस में चला जाता और रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल हो जाता, मतलब और भी शिफ्टिंग के चांसेस हैं। तो अपन शिफ्ट करेंगे भाई, क्या शिफ्ट कर सकते हैं, H है तो 1 to H माइनस शिफ्ट कर देंगे अपन, इस तरह से होने वाला है। और हमारा जो कार्बोकेटाइन होने वाला है वो स्टेबल होने वाला है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर 2 बार शिफ्टिंग हुई है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो, हमें जो फोर्थ क्वेश्चन है डी जो गिवन है वो कुछ इस तरह से कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन की वैलेंसी 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, मतलब अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठकर इस कार्बन पर आ जाता है तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी किस में हो जाएगा भाई, कॉन्जुगेशन में हो जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, मतलब इससे बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर H है भाई, तो 1 to H माइनस अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन हमारे पास फॉर्म हुआ, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। और शिफ्ट करने की चांसेस हैं क्या, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन तो कम हो जाएंगे ना, इसके साथ कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये कार्बन अल्फा हाइड्रोजन 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब शिफ्टिंग के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ई वाला देखो, ई वाले में क्या कर सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन अभी इसके पास 0 है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठकर यहाँ आ जाता है तो अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर H नहीं है, H नहीं है ना, कार्बन देखो इसकी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी कार्बन ही सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 1 to H माइनस शिफ्ट नहीं हो सकती। तो क्या शिफ्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर CH3 दिख रहा है, मतलब 1 to CH3 माइनस शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास रीअरेंजमेंट होकर आने वाला है कार्बोकेटाइन, कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट हुआ। ये जो CH3 है वो नेगेटिव निकल के यहाँ पर आया और कुछ इस तरह से जुड़ चुका है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अगर बात करें तो 0 थे, और यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने आ रहे हैं, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। और शिफ्टिंग के चांसेस हैं क्या, यहाँ पर आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, मतलब शिफ्टिंग के कोई चांसेस नहीं है। अब F वाला देखो, F वाले में क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में, अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इस केस में, तो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पर सिर्फ 1 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 1 है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठकर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई, 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अपन 1 to H माइनस शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर H है, ये ध्यान रखना है, 1 to H माइनस अपन शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होकर
आने वाला है हमारे पास कैटायन, कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होके आने वाला है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 7 आ चुके हैं। अगर 7 अल्फा हाइड्रोजन मतलब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। एक बात ध्यान रखना, 1-2 ही शिफ्ट होगी, ऐसा नहीं 1-3 शिफ्ट हो जाए ना, 1-2 ही शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर देखो और शिफ्टिंग के चांसेस हो सकते हैं क्या? अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 यहाँ पर, मतलब कितने हो रहे थे भाई? 3 हो रहे थे। अगर ये पॉजिटिव शिफ्ट होकर यहाँ पर आता तो कितने होते? 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। अगर स्टेबिलिटी कम हो रही तो हम रीअरेंजमेंट फर्दर नहीं करेंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट करने के बाद जो हमारे पास कैटायन बनना चाहिए वो ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए प्रीवियस वाले से। यहाँ तो कम बन रहा है, तो हम रीअरेंजमेंट फर्दर नहीं करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। अगर दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हो आप, एक तो आप इस तरह से करते हो कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 हो सकते हैं, 3 है अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास अभी 3 है भाई। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से शिफ्ट हो सकता है, एक तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, यहाँ आ जाएगा तो कितने आएंगे भाई? 1-2 और 3-4 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट इधर ना करते हुए इस कार्बन पे करता हूं तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 यहां पर, 2 यहां पर और 3 यहां पर, मतलब इसके कंपैरिजन में तो ये यहां पर वाली शिफ्टिंग ज्यादा स्टेबल हो रही है, तो मैं ये शिफ्टिंग करूंगा। तो कुछ इस तरह से शिफ्ट करने वाला हूं मैं, 1-2H- शिफ्ट करूंगा, यहां पर मैं 1-2H- शिफ्ट करूंगा, तो कुछ इस तरह से होने वाला है मेरे पास, इस तरह से आने वाला है। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने होने वाले हैं? 3 और 2 + 2 दैट इज 7, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 7 होने वाले हैं। और कोई चांसेस हैं क्या? यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, यहाँ करता हूँ तो 3 हो जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर करता हूँ तो 1 हो जाएगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज ही हो रहे हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम ही हो रही है, तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे। अब ये H वाला देखो, H वाले में क्या हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आप शिफ्ट किस तरह से कर सकते हो? एक तो इस तरह से कर सकते हो और एक इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर शिफ्ट करा, यहाँ पर अभी अल्फा हाइड्रोजन बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास अभी कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। अगर आप यहाँ पर शिफ्ट करते हो, यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद कितना आएंगे? 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 आएंगे। अगर यहाँ पर शिफ्ट करते हो तो कितने आएंगे? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4, मतलब या तो 3 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, मतलब या तो पहले के जैसा ही कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है या उससे कम स्टेबिलिटी वाला बन रहा है। पहले के जैसा बन रहा है या पहले से कम स्टेबिलिटी वाला बन रहा है, तो मैं रीअरेंजमेंट क्यों करूंगा यार? क्योंकि रीअरेंजमेंट करने का जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना सा है कि जो नया कार्बोकैटायन है वो प्रीवियस वाले से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए। अगर आपने ऐसा शिफ्ट करा कि 1-2H- शिफ्ट करते हो आप, 1-2H- शिफ्ट करते हो तो कुछ इस तरह से बना लिया आपने, ठीक है। आपने क्या करा? इस तरह से बना लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव आया है तो अल्फा हाइड्रोजन देखो ना कि अल्फा हाइड्रोजन कितने? 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 आ रहे हैं। इसके कंपैरिजन में तो क्या हो रहा है भाई? ये कम स्टेबल हो रहा है। या फिर आप किस तरह से कर सकते हो कि बाबा जी अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से आप सोच रहे हो कि अगर फिर मैं दोबारा से शिफ्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा मेरे पास, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 7 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में ये भी तो आ रहा है, ये कहाँ से बन जाएगा? क्योंकि ये तो स्टेबल है और ये इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल आ रहा है, मतलब ये फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के बाद भी जो नया कैटायन बनने वाला है वो प्रीवियस वाले से कम स्टेबल, और कम स्टेबल है तो हम बनाएंगे क्यों? ठीक है। अगर आप यहां पर शिफ्ट करते तो अल्फा हाइड्रोजन 4 आते, बराबर आ रहा है तो क्यों शिफ्ट करेंगे? ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आज अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। क्या क्या डिस्कस कर लिया है? सबसे पहले अपन ने एडिशन रिएक्शन देखा कि वो 3 टाइप की आ रही थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अपन ने ER उठाया सबसे पहले। ER के बारे में अपन ने ये पढ़ा कि ये कौन कौन देता है, अल्कीन देते हैं, अल्काइंस देते हैं, अल्काडाइंस देते हैं और अल्कीनाइंस देते हैं, ठीक है। और अपन ने ये भी देखा कि कुछ पॉइंट्स पढ़े ER में कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है अल्कीन और अल्काइन की। इन जनरल अगर बात करें तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइन के कंपैरिजन में टूवर्ड्स ER बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फिर अपन ने ER की स्टेबिलिटी या फिर अपन बोल सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या ER की रिएक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन करें, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि हमारा जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन है, तो उस केस में हमारा रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांशन हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांशन पढ़ा और रिंग एक्सपांशन और रीअरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन करें। तो इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं आज, ठीक है। एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, अपन चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज पढ़ने में भाई बहुत परेशानी आती है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। अपन सिर्फ 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें पूरा ऑर्गेनिक कवर्ड हो जाएगा यार। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारे पास GOC2 जिसमें हमारा पूरा ऑर्गेनिक कवर्ड हो जाएगा। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो आपको कवर्ड नहीं होगी, ऐसे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। मैं आपको NCERT भी बताऊंगा जब अपना GOC2 कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि NCERT की हर एक रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली। आपको शीट भी मिलने वाली हैं, रिएक्शन वाइज ही शीट मिलेंगी, ठीक है। आप ये भूल जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज होती है। आप ये समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास सिर्फ 4 टाइप की रिएक्शन है। अगर ये 4 रिएक्शन अपन ने पढ़ ली तो हमारा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।